हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार स्वागत है फिर से आपके चैनल आईएएस एस्पायरेंट हिंदी वर्ड में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे विषय के बारे में जिसके बारे में हर उस एस्पायरेंट को जानना बहुत आवश्यक है, हर उस कैंडिडेट को जानना बहुत आवश्यक है जो यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाला है और जो उसकी तैयारी कर रहा है। देखिए दोस्तों, यूपीएससी हर साल सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करती है, एडवर्टाइजमेंट जारी करती है, विज्ञापन जारी करती है, जिसमें वो तकरीबन 800, 900, 1000 के आसपास वैकेंसी के लिए अपना विज्ञापन देती है, जिसमें आपका आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए तथा ग्रुप बी के लिए वो भर्ती करता है उस विज्ञापन के आधार पर। तो उसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू वगैरह होता है, जिसकी चर्चा मेरी अपनी पिछली वीडियो में है, तो आप उसमें से उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने यूपीएससी के नोटिफिकेशन को ध्यान से अगर देखा हो तो उसमें आप देखोगे कि यूपीएससी आईएएस, आईएफएस तथा ग्रुप ए तथा ग्रुप बी की जो केंद्रीय सेवाएं हैं उनके लिए कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट के बारे में बताती है कि ये फिजिकल रिक्वायरमेंट जो है उस कैंडिडेट में होनी चाहिए। ये जो दिव्यांग है या लोकोमीटर अशक्तता से ग्रस्त है जिसकी विजन या नज़र में कुछ कमजोरी है, ऐसा यूपीएससी जो है अपने नोटिफिकेशन में बताती है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इसी चीज़ पर आपसे बात करने वाला हूं कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस तथा ग्रुप ए तथा ग्रुप बी सेवाओं के लिए यूपीएससी द्वारा कैंडिडेट में क्या क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट की मांग की जाती है या क्या क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसकी चर्चा जो है मैं आपके सामने इस वीडियो में करूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, ये वीडियो अच्छी लगे या इससे पहली वाली वीडियो अगर आपने देखी हो, अगर वो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैं कह रहा था कि यूपीएससी जो है आईएएस, आईएफएस और ग्रुप ए तथा ग्रुप बी की कुछ सेवाओं के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट की मांग करती है कि कैंडिडेट में क्या क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए अगर वो आईएएस बनना चाहता है या आईएफएस बनना चाहता है या ग्रुप ए या ग्रुप बी में से कुछ सर्विसों को करना चाहता है। यहाँ मैं आईपीएस की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ केवल मैं आईएएस और ग्रुप ए तथा ग्रुप बी तथा आईएफएस के बारे में बात करना वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यूपीएससी जो है कुछ रिक्वायरमेंट की मांग करती है। अब जैसा कि मैं आपको बता दूं, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला है भारतीय प्रशासनिक सेवा। भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसको हम लोग आमतौर पर आईएएस बोलते हैं, आईएएस में यूपीएससी की क्या मांग होती है? यूपीएससी कहता है अपने नोटिफिकेशन में कि जब कोई छात्र आईएएस के लिए फॉर्म भरता है तो उस फॉर्म में उसके पास वो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जो यूपीएससी मांगता है अपने में। जैसे कि यूपीएससी बोलता है कि फंक्शनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। फंक्शनल क्वालिफिकेशन का मतलब है कि अब जैसे इसमें बीए की अगर हम शॉर्ट फॉर्म, जैसे यूपीएससी ने शॉर्ट फॉर्म में बताया है कि बीए का मतलब होता है बोथ आर्म। मतलब बोथ आर्म का मतलब है दोनों हाथ उसके काम करने वाले हों। ठीक है। लोकोमीटर, जैसे कि श्रेणी क्या मांगा है? लोकोमीटर अशक्तता। लोकोमीटर अशक्तता का मतलब है कि जो चलने फिरने में जो असमर्थ होते हैं या जिनको कठिनाई होती है या बिल्कुल चल नहीं पाते, उनके लिए क्या क्या का फंक्शनल वर्गीकरण होता है यूपीएससी के विज्ञापन में। जैसे मान लो अगर कोई कैंडिडेट लोकोमीटर अशक्तता से ग्रस्त है, मान लो लोकोमीटर का जैसे मैंने बता दिया कि चलने फिरने में जो असमर्थ है, तो उसके लिए यूपीएससी में क्या क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं। अगर कोई कैंडिडेट के अंदर लोकोमीटर अशक्तता है, चलने फिरने में दिक्कत है, तो उसके पास क्या हो? तो उसके अंदर जैसे मान लो उसके दोनों हाथों में कोई दिक्कत हो, दोनों हाथ काम नहीं कर रहे हो। ओएल, ओएल का मतलब है कि वन आर्म, एक हाथ में कोई दिक्कत हो। या ओ ए, ओ ए का मतलब हो गया वन आर्म, और ओ एल का मतलब हो गया वन लेग, यानी कि कोई एक पैर में दिक्कत हो या एक हाथ में कोई दिक्कत हो। या बी एच, बी एच का मतलब होता है बोथ हैंड, दोनों हाथों में कोई दिक्कत हो। इसके अलावा आता है एम डब्ल्यू। एम डब्ल्यू में आपका हो गया आपका मस्कुलर वीकनेस, मसल्सों में कमजोरी हो। जैसे कि बहुत बार कुछ छात्रों के साथ होता है, कुछ लोगों के साथ होता है कि उनकी मसल्स जो है काम नहीं कर पाती। तो इस तरीके से अगर आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है तो यूपीएससी कहता है कि अगर ये आपके अंदर चीज़ें हैं तो आप जो है लोकोमीटर डिसेबिलिटी में आपकी पहचान की जाएगी। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यूपीएससी एक फॉर्म भरवाता है कि जो विकलांग होते हैं या जिनके शरीर में कुछ दिक्कत होती है, उनको वो पूछता है कि आपके अंदर क्या क्या परेशानी है। तो मान लीजिए अगर आपके अंदर लोकोमीटर मामले में कोई परेशानी है,
तो यूपीएससी इन पैरामीटर के आधार पे आपकी उसको जांचता है कि आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं, या इनमें से कोई एक चीज़ है कि नहीं। अब रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए, बात जो हम कर रहे थे रिक्वायरमेंट का मतलब है कि शारीरिक अपेक्षाएं क्या यूपीएससी मांगता है आईएएस के लिए। आईएएस के लिए यूपीएससी सबसे पहले कहता है एस का मतलब है सिटिंग, यानी कि उसको बैठने में कोई दिक्कत ना हो। कोई कैंडिडेट है अगर उसको बैठने में कोई दिक्कत है तो वो फिर आईएएस में नहीं जा सकता। सिटिंग, एस का मतलब हो गया सिटिंग। दूसरा हो गया एस टी का मतलब है स्टैंडिंग, खड़े होने में कोई दिक्कत ना हो उसको। तीसरा है आपका डब्लू का मतलब है वॉकिंग, वॉकिंग का मतलब चलने फिरने में, मतलब वो थोड़ा बहुत चल सकता हो। ठीक है दोस्तों। अब अगला पॉइंट है एस ई का मतलब है सीइंग माने देखना, देख सकता हो वो। ठीक है। इसके बाद आता है एच का मतलब है सुनना, वो सुनने में वो समर्थ हो। अगला पॉइंट है आर डब्ल्यू का मतलब है रीडिंग एंड राइटिंग, वो लिख सकता हो और सुन पढ़ सकता हो। आर डब्ल्यू का मतलब होगा रीडिंग एंड राइटिंग। और अगला जो शारीरिक अपेक्षा है सी का मतलब होगा कम्युनिकेशन का मतलब है कि वो आपस में, मान लीजिए अगर आप आईएएस बनते हैं और आपके अंदर कम्युनिकेशन की क्षमता नहीं है, आपके अंदर मेंटली आप डिस्टर्ब हो, तो आप फिर जो है यूपीएससी के आईएएस में नहीं जा सकते। तो सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन की भी आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए आईएएस के लिए। तो दोस्तों मैंने बता दिया कि अगर आपके अंदर लोकोमीटर अशक्तता है, लोकोमीटर का मतलब है चलने फिरने में अगर आपको कोई दिक्कत है, तो यूपीएससी जो है इस आधार पे आपकी लोकोमीटर अशक्तता को पहचानती है। और क्या क्या आपके अंदर होना चाहिए रिक्वायरमेंट, वो यूपीएससी इस आधार पे देखता है दोस्तों। अब बात करता हूँ दृष्टिबाधित, मान लीजिए जो जिनकी आंखों में कोई दिक्कत है, तो उनके लिए यूपीएससी का कार्यात्मक वर्गीकरण क्या है, एल बी और बी। एल बी का मतलब दोस्तों क्या होता है, एल बी का मतलब है लो विजन, यानी कि कम दिखता हो। जैसे कि कैटेगरी क्या है कि जैसे लोकोमीटर कैटेगरी हो गई, जैसे कुछ छात्रों को चलने में दिक्कत होती है, कुछ छात्र होते हैं दृष्टिबाधित जिनकी आंखों में कोई कमजोर होती है, दिखता नहीं है, तो उनके क्या वर्गीकरण है उस कैटेगरी में। पहला होता है जैसे कि कम दृष्टि, दूसरा मतलब है ब्लाइंड। ठीक है। ये इस कैटेगरी के छात्रों को यूपीएससी दृष्टिबाधित श्रेणी में पहचान करता है। अब इनके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, अगर मान लो कोई दृष्टिबाधित है और इसके अंदर ये दो चीजें हैं, तो यूपीएससी कहता है एम एफ का मतलब है मैनिपुलेशन बाय फिंगर, यानी कि वो उंगलियों को चला सकता हो अपनी। ठीक है दोस्तों। अगला है पीपी का मतलब है पुशिंग एंड पुलिंग, किसी चीज को धक्का दे सकता हो अपने हाथ हथेली से, या किसी चीज को वो खींच सकता हो अपने हथेली से या हाथ से, तो पीपी का मतलब हो गया पुलिंग। अगला है एल का मतलब है लिफ्टिंग का मतलब है किसी चीज को उठा सकता हो। अगला है के सी का मतलब हो गया नीलिंग एंड क्राउचिंग का मतलब ये हो गया आप किसी चीज को इकट्ठा करके पकड़ सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है बेंडिंग का मतलब होता है आप मोड़ सकते हो किसी चीज को, अपने हाथों में आपके अंदर इतनी मतलब ताकत हो कि आप किसी चीज को मोड़ लो। ये नहीं है कि आपको लोहे की सरिया दी जाएगी, आप उसको मोड़ के दिखाना है कि भाई आप आईएएस बनने वाले हो तो आप इस लोहे की सरिया को मोड़ के दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं। बेंडिंग का मतलब है कि नॉर्मल आप बेंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते किसी चीज को। अगला पॉइंट यूपीएससी कहता है एस टी में आपका आ जाता है दोस्तों, एस टी का मतलब होता है स्टैंडिंग का जैसे मैंने पहले बता दिया कि स्टैंडिंग आपके अंदर होना चाहिए। डब्ल्यू का मतलब वॉकिंग, एच का मतलब आपका हियरिंग सुनना और बोलना, और आर डब्ल्यू का मतलब हो गया दोस्तों आपका रीडिंग एंड राइटिंग, और सी का मतलब होगा कम्युनिकेशन। ये कैटेगरी में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई दृष्टिबाधित कैंडिडेट होता है तो उसके लिए ये चीज़ें होना जरूरी है। अब आती है अगली कैटेगरी आई है इसके लिए श्रवण बाधित, यानी कि जिसको सुनने में कोई परेशानी हो। तो अगर सुनने में कोई छात्र को परेशानी है तो यूपीएससी उसके लिए क्या कहता है कि उसके लिए जो श्रेणियां हैं, वर्गीकरण है, कैटेगरी बनाई हुई है, वो पीडी और एफडी। पीडी का मतलब पार्टली डीफ और एफडी का मतलब फुली डीप, यानी कि आंशिक रूप से बहरा, या फुली का मतलब पूरी तरीके से बहरा। अब उसमें यूपीएससी की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि मान लो कोई श्रवण बाधित है, तो उसमें उसको यूपीएससी क्या कहता है, यूपीएससी कहता है कि हमें एमएफ, यानी कि वो उंगलियों को चला सकता हो। पीपी का मतलब है पुशिंग और पुलिंग कर सकता हो। एल का मतलब जैसा मैंने अभी पिछली बस में बताया था, जिसमें बताया था, एल का मतलब है लिफ्टिंग उठा सकता हो। बीएन का मतलब है बेंडिंग कर सकता हो, मोड़ सकता हो किसी चीज को। एस टी का मतलब है खड़ा रह सकता हो। डब्ल्यू का मतलब है वॉकिंग। आर डब्ल्यू का मतलब है आपका रीडिंग एंड राइटिंग, और सी का मतलब है कम्युनिकेशन। इस तरीके से यूपीएससी हर कैटेगरी में हर एक कैंडिडेट से अपेक्षा रखता है अगर वो इन कैटेगरी में है। दोस्तों ऐसा होता है बहुत बार, क्या होता है बहुत से छात्र
के शरीर में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन वो इन पैरामीटरों के आधार पर खरे नहीं उतरते। तो हर एक छात्र को ये देख लेना चाहिए कि अगर वो आईएएस की तैयारी कर रहा है तो उसके अंदर इस तरीके की कुछ कमियां तो नहीं है। अगर है तो फिर आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से यूपीएससी में आपको फॉर्म देना पड़ेगा। जब यूपीएससी के आप प्रीलिम्स को भर के मेंस में जाते हो, जब डीए भरते हो, या जब आप इंटरव्यू देते हो यूपीएससी हो सकता है तब आपसे इस चीज़ के बारे में आपसे कोई डिटेल मांगे। इसके अब बात करता हूँ दोस्तों भारतीय विदेश सेवा आईएफएस की। यहाँ मैंने आईएएस के बारे में बता दिया। आईएएस में यूपीएससी की 3 श्रेणियाँ हैं। लोकोमीटर, चलने फिरने में दिक्कत। दृष्टिबाधित का मतलब है अगर नज़र कमज़ोर हो। श्रवण बाधित का मतलब सुनने में कोई दिक्कत हो। इस तरीके से ये जो शारीरिक अपेक्षा है ये इन कैटेगरी के लिए यूपीएससी मांगता है कि इनके अंदर ये क्षमता तो होनी ही चाहिए। लोकोमीटर में ये चाहिए, दृष्टिबाधित लोगों के लिए ये चाहिए, श्रवण बाधित लोगों के लिए ये चाहिए। अब बात करते हैं भारतीय विदेश सेवा। भारतीय विदेश सेवा में भी यूपीएससी की 3 ही कैटेगरी हैं, लोकोमीटर, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित। सेम ही चीज़ है ओएल। ओएल का मतलब दोस्तों होता है वन लेग। ओएल ओएल हो गया आपका वन लेग। ओए का मतलब वन आर्म। ओएएल का मतलब हो गया आपका वन आर्म वन लेग। ये कैटेगरी लोकोमीटर में यूपीएससी विदेश सेवा में मांगता है कि भाई ये कैटेगरी का बंदा है तो उससे शारीरिक अपेक्षा होती है एस, एस टी, डब्ल्यू, आर डब्ल्यू। एस का मतलब स्टैंडिंग, एस टी का मतलब हो गया, एस का मतलब सिटिंग, एस टी का मतलब स्टैंडिंग, डब्ल्यू का मतलब वॉकिंग, आर डब्ल्यू का मतलब आपका रीडिंग एंड राइटिंग, सी का मतलब कम्युनिकेशन, एम एफ का मतलब मैनिपुलेशन बाय फिंगर, उंगलियों को चला सकता हो, एस ई का मतलब होता है सीइंग यानी कि देख सकता हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दृष्टिबाधित कैटेगरी होती है विदेश सेवा की और श्रवण बाधित। तो इनका जो शॉर्ट फॉर्म का जो डिटेल है कि जैसे सी को फुल फॉर्म क्या है तो मेरी लास्ट स्लाइड में आपको मिल जाएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप उसमें से भी देख सकते हो, या यूपीएससी का जो भी नोटिफिकेशन आता है उसमें भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ऐसे ही दोस्तों भारतीय राजस्व सेवा के लिए यूपीएससी की 2 कैटेगरी हैं, लोकोमीटर और श्रवण बाधित। लोकोमीटर में वही शॉर्ट फॉर्म में जैसे पहले बता रहा था आईएएस के लिए, और श्रवण बाधित में एचएच। एचएच का मतलब क्या होता है दोस्तों? एचएच का मतलब होता है हियरिंग हैंडीकैप्स यानी कि सुनने में विकलांग, यानी कि सुन ही नहीं सकता हो। तो उसके लिए शारीरिक अपेक्षाएं यूपीएससी की ये होती हैं। मतलब ये इन चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है। जो मैं चीज़ आपको ये बता रहा हूँ ये आपके अंदर ये क्षमताएं होनी चाहिए। ये कैटेगरी हैं, इन कैटेगरी में आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये वाली क्षमता नहीं है तो आपके लिए फिर वो पोस्ट नहीं यूज कर सकते या आप उस पोस्ट के लिए नहीं जा सकते। इसी तरीके से दोस्तों हर एक सेवा के लिए यूपीएससी ने बताया, जैसे भारतीय डाक एवं तार के लिए लोकोमीटर, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित। भारतीय लेखा परीक्षा के लिए वही तरीका है। भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, या 8वें नंबर पर भारतीय आयुध कारखाना, ये सब ग्रुप ए की सेवाएं हैं, सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए। इनके लिए भी वही चीज़ यूपीएससी मांगता है। मतलब देखते हैं तो एक कॉमन स्टैंडर्ड है कि अगर मान लीजिए कोई लोकोमीटर असक्त है या लोकोमीटर डिसेबल्ड है, चलने फिरने में कोई असमर्थ है, सुनने में किसी को दिक्कत है या देखने में किसी को दिक्कत है, तो उसके अंदर क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए अगर वो आईएएस बनना चाहता है या भारतीय राजस्व सेवा में जाना चाहता है या आईएफएस में जाना चाहता है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो ये मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आगे चलता हूँ दोस्तों। ऐसे ही भारतीय डाक सेवा के लिए ग्रुप ए की सेवा, इसी में भी ऐसे यूपीएससी मांगता है। भारतीय सिविल लेखा सेवा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा, भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा, ये सारी सेवाओं के लिए आप देखोगे वही सेम पैटर्न यूपीएससी ने फॉलो किया है, सिवाय एक या दो चीज़ को छोड़ करके। जैसे मान लो किसी में यूपीएससी हियरिंग स्पीकिंग को मांगता है कि सुनने बोलने में समर्थ हो, किसी में हो सकता है यूपीएससी सुनने इस चीज़ को ना मांगे, तो वो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसको देख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि जो लोग विकलांग हैं या जिनको वास्तव में जो इस कैटेगरी में उनके लिए है, जो लोगों के साथ दिक्कत नहीं है वो भी एक बार अपने स्टैंडर्ड को इससे मिला सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी सेवाएं हैं, जैसा कि मैं बता रहा था, जैसे कि मैं आपको कोड बता रहा था। कोड में जैसे आप देखोगे एस का मतलब होता है बैठना सिटिंग, एस टी का मतलब खड़े होना, डब्ल्यू का मतलब चलना। तो आप जो है ये सारे जो है वर्गीकरण को अब मैं जब पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप उसमें से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो देने का मतलब यही था कि मैं आपको सारी डिटेल इसमें दे सकूं। बाकी की अगली वीडियो में आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। तो अगर जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको देने वाला हूँ
यूपीएससी की तैयारी की स्ट्रेटजी की। जैसी मेरी पिछली वीडियो है प्रारंभिक परीक्षा की, मुख्य परीक्षा की, कि प्रीलिम्स में कट ऑफ इतना कम क्यों जा रहा है, मुख्य परीक्षा का 50% की नंबर क्यों ला पाते हैं अधिकांश कैंडिडेट, या इतना पढ़ने के बावजूद आप यूपीएससी को क्लियर क्यों नहीं कर पाते। ऐसी बहुत सारी कुछ वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आपको वो वीडियो आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, आपको सारी जानकारी समय पर उपलब्ध होगी। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा, शुक्रिया।